नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है और किस तरीके से पुर्तगाली भारत में अपना पैर जमाते हैं और फिर किस तरीके से पुर्तगालियों को जो है बाकी दूसरे विदेशी यानी यूरोपियन जो है उनको विस्थापित करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पुर्तगालियों से। तो देखो, ये एक बात तो बहुत सामान्य सी है और ये बात सबको उस समय पता थी कि भारत के माल की जो मांग थी विदेशों में अर्थात यूरोपियन मंडियों में, वो बहुत भारी मांग थी। यहाँ के मसाले स्पेशली बहुत डिमांडेड थे, बहुत उसकी मांग थी यूरोपियन कंट्रियों में। और ये जो माल भारत का पहुंचता था यूरोपियन मंडियों में, वो कुछ तो समुद्री रास्ते से पहुंचता था और कुछ स्थल रास्ते से पहुंचता था। अब इसमें हुआ क्या कि जो तुर्की लोग थे, तुर्कों की शक्ति बढ़ जाने से माल पहुंचने में बाधाएं पैदा होने लगी और जो माल स्थल मार्ग से पहुंचता था, अब वो स्थल मार्ग प्रैक्टिकली यानी व्यावहारिक रूप से लगभग बंद हो गया, जिससे कि अब नए रास्ते खोजे जाने लगे। अब ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों में भी विशेषकर राजकुमार हेनरी, जो उस समय पुर्तगाल के राजकुमार थे, उन्होंने इस संबंध में अर्थात नए रास्ते, समुद्री रास्ते खोजने में बहुत योगदान दिया। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से नाविकों के प्रशिक्षण के लिए एक रेगुलर यानी नियमित विद्यालय की नींव रखी, जहां पर वे रेगुलर रूप से ट्रेनिंग ले सकते थे। और राजकुमार हेनरी के ये प्रयास रंग लाने लगे, जिससे अब पुर्तगाली अफ्रीका के संपूर्ण तटीय भाग से परिचित हो गए। उन लोगों ने 1471 ईस्वी में भूमध्य रेखा को यानी इक्वेटर को पार किया और सन 1481 में कांगो नदी तक पहुंच गए। और दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि सन 1487 में, फिर से बता देता हूं, सन 1487 में बार्थोलोमियो डाइज ने उत्तमांशा अंतरिम यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैप ऑफ गुड होप को पार किया और द्वितीय जॉन ने उसका संरक्षण किया था। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। सन 1497 में एमानुल राजा के संरक्षण में वास्को डी गामा ने अपना अभियान आरंभ किया। ये वही वास्को डी गामा थे जो भारत पहुँचे थे। उसने डाइज वाले मार्ग का ही अनुसरण किया, अर्थात वास्को डी गामा उसी मार्ग से आते हैं जो मार्ग डाइज ने अपनाया था। और इस तरीके से वास्को डी गामा मोजाम्बिक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक भारतीय पथ प्रदर्शक की सहायता लेते हैं और इस पथ प्रदर्शक का नाम होता है अब्दुल मनीद और ये एक गुजराती होते हैं। तो इस अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचते हैं और इस बंदरगाह का नाम होता है कप्पक डाबू। कप्पक डाबू नामक इस बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही अरब व्यापारियों का जमावड़ा होता है। कालीकट में जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ के जो राजा होते हैं वो उनका भारी स्वागत करते हैं और इस समय जो कालीकट के शासक होते हैं उनका नाम होता है जमोरिन। लेकिन वहाँ पर पहले से मौजूद अरब व्यापारी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वास्को डी गामा उनकी आंखों में खटकने लगते हैं और इस प्रकार जब वास्को डी गामा देखते हैं कि उनके लिए अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तो वे जो हैं लगभग 3 मास के बाद
भारत में रहने के बाद वापिस चले जाते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात एक और है कि जब वो वापिस जाते हैं तो जो कालीकट के राजा होते हैं ज़मोरिन, वो उन्हें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ और मसाले गिफ्ट करते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुंचकर उसको बेचकर जो उनकी यात्रा में खर्च आया था उसका लगभग 60 गुना लाभ कमाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि बहुत भारी लाभ जो है वास्को डी गामा को इस मसाले और जड़ी बूटियों को बेचकर वहाँ पर होता है। इस प्रकार से जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है वो कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन जाती है और पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट अपने आप को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दे डालते हैं। तो बहुत भारी फायदा होता है पुर्तगालियों को, स्पेशली जब वास्को डी गामा भारत आते हैं और भारत से फिर वो वापस जाते हैं। ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज केबल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचता है। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर ज़मोरिन को गिफ्ट किया, जिससे ज़मोरिन इनसे काफ़ी खुश हुआ। इस तरीके से फिर 502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं और 503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ये बात ध्यान देने की है। तो यानी अब पुर्तगालियों का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो यहाँ शुरू हो जाता है और 530 में पहली फैक्ट्री लगाते हैं और 505 ईस्वी में वे अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में लगाते हैं। तो इस तरीके से 3 और 5 में ये 2 फैक्ट्री यहाँ पर अपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं और इस तरीके से ये जो आपका पुर्तगालियों का आवागमन होता है, समझ लीजिए वो शुरू हो जाता है और उनके पैर भारत में जमने शुरू हो जाते हैं। पुर्तगालियों की ये जर्नी आगे भी जारी रहेगी। आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वे में ये वीडियोस मिलती रहें। और अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुर्तगालियों का अगला कदम क्या होता है। तो बड़े ध्यान से आप लोग इन चीज़ों को समझना। आप चलिए, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।